स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज की यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एलएलबी करने की सोच रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या फिर आपने CUET से एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर रखा है या फिर किसी पर्सनल यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आप एलएलबी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें जो एग्जैक्ट सिलेबस होने वाला है आपको मैं वो डिस्कस करने वाली हूँ। और भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न मैं आज की इस वीडियो में लेने वाली हूँ जो कि हर एक ला स्टूडेंट्स का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि लीगल एप्टीट्यूड का एग्जैक्ट सिलेबस क्या होता है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। देखिए, अगर बात की जाए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, वैसे तो विधि की अगर बात की जाए तो बहुत ही विस्तृत है, इसको पढ़ने में बहुत ही लंबा समय लगता है। इसीलिए विधि को ग्रेजुएशन के बाद करने पे भी 3 साल का समय लेना पड़ता है आप लोगों को, और उसके बाद भी पूरा आप उसमें परिपक्व नहीं हो पाते हैं विधि की पढ़ाई में। फिर LLM करते हैं बहुत सारे लोग, विधि की पढ़ाई में भी रिसर्च करते हैं बहुत सारे लोग। तो ऐसे मतलब विधि को समझना है तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन बात हमारी ये है कि यहाँ पे हमको एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हमारा क्या होना चाहिए तैयारी, अगर ये विस्तृत है तो हम एग्जैक्ट पॉइंट पे कैसे पहुँचेंगे, क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। देखिए, अगर हमको पढ़ना है क्या इसमें, अगर हमको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो इसके अकॉर्डिंग हमको पढ़ना होगा जो भी विधि की प्रकृति है, वर्गीकरण है, यानी कि क्लासिफिकेशंस ऑफ लॉ एंड नेचर्स, नेचर के क्या वर्ग हैं, क्या भाग हैं, क्या क्लासिफिकेशंस है इसकी, और नेचर इसका नेचर क्या है, लॉ का इंडियन लॉ जो है इसका नेचर क्या है, उसके विषय में हमको पढ़ना है। और इसी चैप्टर के अकॉर्डिंग हम जो भी लॉ से संबंधित स्टेटमेंट्स हैं, कथन दिए गए हैं, उन कथनों को और उन कथनों को किसने कहा है, उन सारी चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट हूबहू होते हैं और किसके होते हैं वो बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। वो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, निश्चित तौर पे पूछी जाएंगी। तो पहले चैप्टर में ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। और पहले चैप्टर से रिलेटेड मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है और चैनल पे अपलोड भी है, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। चलिए, दूसरा जो चैप्टर आपको देखना चाहिए, ठीक है, ये है आपका आपराधिक विधि, क्रिमिनल लॉ से संबंधित भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो बना रखी है और उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि क्रिमिनल लॉ को आप कैसे पढ़ें और क्या क्या चीज़ें क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग आपकी आती हैं। क्रिमिनल लॉ को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो क्रिमिनल लॉ को आप 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ पाएंगे, ठीक है। क्रिमिनल लॉ 3 पार्ट में डिवाइड है, इंडियन पेनल कोड, CRPC और एविडेंस एक्ट, ठीक है। इन 3 पार्ट्स में कंप्लीट होता है आपका क्रिमिनल लॉ। तो आपको जब भी क्रिमिनल लॉ पढ़ना है इन 3 पार्ट्स को पढ़ना पड़ेगा, और ये तीनों ही आपके लीगल एप्टीट्यूड में जो है मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं, तो आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए, इंडियन पेनल कोड CRPC से संबंधित हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस भी अपलोड है, तो आप उन वीडियोस को देख करके लीगल एप्टीट्यूड पे अपनी पकड़ को मजबूत बना सकते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी कि संविदा विधि। अब आप सोच रहे होंगे कि संविदा विधि तो पूरी एक किताब है, मतलब काफ़ी समय लग जाएगा, फिर कैसे पढ़ा जाएगा, और बहुत सारे राइटर्स ने अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, तो इतने कम समय में सारी चीज़ों को कैसे कवर किया जाएगा। देखिए, आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन स्टेटमेंट्स होंगे, जो इससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, लेकिन अभी मैंने इसे आपको पढ़ाया नहीं है और मैं आपको आगे चल करके इसको पढ़ाऊंगी। तो यदि चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे आपको इस टॉपिक से संबंधित भी आपको कंप्लीट वीडियो दिया जाएगा। फिलहाल अभी जो भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश किया जा रहा है, ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर होते चले। यहाँ पे आपको 2 टॉपिक जो है बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, तीसरा टॉपिक अभी आपका बाकी है। इसके बाद आपका क्या बाकी है, इसके बाद अधिनियम, जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स रहे हैं, जो विधि के बनने में सहायक रहे हैं, उन एक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उन अधिनियम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपका हिंदू मैरिज एक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदू मैरिज एक्ट कब आया था भारत में। इसके बाद मुस्लिम विधि से संबंधित पूछा जा सकता है, या फिर कोई भी कानून पूछा जा सकता है। तो जब तक आप एक्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक उन क्वेश्चंस का आंसर आप नहीं दे पाएंगे, तो ये आपको जानना जरूरी हो जाएगा। इसके बाद आपको टॉर्ट लॉ पढ़ना पड़ेगा। टॉर्ट पढ़ना है अपकृत्य विधि यानी कि, और यहाँ से भी आपके अमूमन
1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नॉर्मल से क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसको भी मैं आपको करा दूंगी, अगर इस चैप्टर्स को करा दूंगी और साथ में इससे संबंधित जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं सभी मैं आपको करा दूंगी। और इसके बाद आपके लीगल मैगज़िम पूछे जाते हैं, कानूनी सुक्तियाँ पूछी जाती हैं, तो ये भी मैं आपको जल्द से जल्द कराने की कोशिश करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि 5 से 6 वीडियो में ये सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट कर लिए जाएं। चलिए अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, उनको भी जान लेते हैं। देखिए, पहली बात, जीएस का जो सिलेबस होता है बहुत ही लेंदी होता है, इसको कम समय में समाहित कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको सही लगता है आप जीएस कवर कर सकते हैं। उसके लिए आप एक लूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास पुरानी है नई है जो भी, आप उसको रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस बुक को पढ़िए और उससे अपना करिए। या फिर कोई अलग से जनरल नॉलेज की बुक है तो आप उसी से पढ़िए, कोई ज़रूरत नहीं अलग से लूसेंट की बुक लीजिए। बस एक जनरल नॉलेज की बुक रहे। अब ऐसा ना हो कि वो बहुत समय पुरानी हो, क्योंकि अगर वो बहुत समय पुरानी होगी तो बहुत पुराना नॉलेज आपको देगी। ठीक है, और चीज़ें हमेशा अपडेट होनी चाहिए और आपके एग्ज़ाम में अपडेट चीज़ें ही पूछी जानी है। तो आप नई बुक लीजिएगा, मतलब अगर 3-4 महीने पुरानी है तो चलेगा, 1 साल पुरानी है लगभग तो भी चलेगा। आप अलग से करंट अफेयर की वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं और करंट अफेयर की चीज़ों से आप अपडेट रहेंगे। प्लस आपके पास जो भी जनरल नॉलेज की बुक पढ़ी है आप उसी जनरल नॉलेज को पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान यानी कि जीके, तो इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। लेकिन आप इसमें से जो आपको बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कई बार पूछे जाते हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन लॉ स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेनिफिशियल होता है कि सबसे ज़्यादा वो राज्य व्यवस्था को पढ़े, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि भारतीय संविधान को पढ़े, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपसे सामान्य ज्ञान में भी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। अर्थव्यवस्था में मैं आपको बता दूं क्या क्या चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। जो भी अर्थव्यवस्था की पॉलिसी हैं उनको पढ़ लीजिएगा, जो भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनको पढ़ लीजिएगा। हर एक पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या रहा है, उनका क्या मोटिव रहा है, उसको आप देख लीजिएगा। निश्चित तौर पे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या पढ़ना है अर्थव्यवस्था से, पंचवर्षीय योजनाओं का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कौन सी पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य रहा है, ठीक है, और कौन सी पंचवर्षीय, अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं, पंचवर्षीय योजनाओं का जो श्रेय रहा है वो किसका रहा है, ये सारे प्रश्न आप देख लेंगे। निश्चित तौर पे आपका जनरल साइंस से जो भी जनरल नॉलेज से जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उसे कर पाएंगे। चलिए, इसके बाद जनरल नॉलेज हो गया और कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने बोल दिया, उसको तो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। देखिए, भारतीय संविधान से आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। भारतीय संविधान से संबंधित मैंने आपको लीगल एप्टीट्यूड में सारी चीज़ें पढ़ा दी है लगभग। राष्ट्रपति हो गया या फिर आपका उपराष्ट्रपति हो गया, इसके बाद प्रधानमंत्री हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, मूल अधिकार हो गया, नागरिकता हो गया और प्रस्तावना हो गया, ये सभी टॉपिक्स मैंने आपको करा दिए हैं। जहाँ से और आपकी न्यायपालिका हो गई, इससे संबंधित मैंने 2 वीडियो आपके चैनल पे अपलोड किए हैं, तो ये दोनों वीडियोज़ भी आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिलहाल मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग नोट कर लीजिए, आप देख लीजिएगा नागरिकता, भारतीय संविधान का प्रस्तावना, इसके बाद आप देख लेंगे मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, इसके बाद नीति निर्देशक तत्व से एकदम जनरल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो नीति निर्देशक तत्व देख लीजिएगा। और मैंने हाल ही में अभी नीति निर्देशक तत्व आप लोग को पढ़ाया है। नीति निर्देशक तत्व के बाद आपको पढ़ना होगा, बीच में कोई एक चीज़ गैप हो रही है, नीति निर्देशक तत्व के साथ में आपको इसके बाद आप राष्ट्रपति देख लेंगे, प्रधानमंत्री देख लेंगे, उपराष्ट्रपति देख लेंगे और संसद को पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीज़ें वैसे मैंने ओवरऑल सारी चीज़ें पॉलिटी से पढ़ा दी है, तो आप लोग वीडियोज़ को एक बार देख लीजिएगा। लगभग 30 to 35 वीडियोज़ चैनल पे हैं। अगर आप देख लेते हैं तो लीगल एप्टीट्यूड आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। लीगल एप्टीट्यूड प्लस पॉलिटी का जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे इसके बाद इंग्लिश का जो सिलेबस है वो आपको जानना ज़रूरी है कि इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना होगा। देखिए, स्पॉटिंग एरर आपको देखने के लिए मिल सकता है क्वेश्चंस में। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग सिलेबस है, तो कहीं पे स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, कहीं पे आपके एंटोनिम्स सिनोनिम्स के क्वेश्चंस ज़्यादा मिलते हैं। कंप्रिहेंशंस भी कई सारे यूनिवर्सिटीज़ देती हैं, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में
भी कंप्रिहेंशन नहीं आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और डीडीयू की अगर बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बीएचयू में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर डीडीयू की बात करूँ और एयू की और बीएचयू की तो यहाँ पे सिनोनिम्स एंटोनिम्स डेफिनेटली देखने को इन सारे क्वेश्चंस को मिलेगा। इडियम एंड फ्रेजेस भी आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी आप देख लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक भी आपको इन 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में देखने को मिलेगा, तो आपको ये सारी चीज़ें भी पढ़नी है। इसके बाद आपका सेंटेंसेस देखने के लिए मिलेगा, करेक्ट सेंटेंस करने के लिए, तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा सा इस पर रिहर्सल करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी सही तरीके से तैयार हो जाए तो आप चैनल पे बने रहेंगे और डेली आपको 11 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आपको कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस पोल क्विज के थ्रू आपको दिए जाते हैं। आप उन क्वेश्चंस को नोट करेंगे और क्वेश्चंस के नीचे ही आपको कमेंट में उसका राइट आंसर आपको दे दिया जाएगा, तो आप उसका सही आंसर भी जान पाएंगे और आप उसमें वोट ज़रूर करेंगे कि आपके हिसाब से उस क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर है। आई थिंक आप मेरी बात को समझ गए होंगे, क्योंकि हर टॉपिक पे वीडियो बना पाना काफ़ी लंबा समय लगेगा इसमें, और पूरी तरीके से इस चैनल को मैं अकेले ही मैनेज करती हूँ। चाहे वो वीडियो का टाइटल लिखना हुआ, डिस्क्रिप्शन तैयार करना हुआ या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, सारी चीज़ें मैं खुद अकेले ही करती हूँ। तो मेरे पास इतना समय नहीं बचता है कि हर एक टॉपिक पे आपको वीडियो दूँ, और हर एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों को स्टडी करना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि कहीं भी किसी भी तरीके से आपको गलत मैसेज ना जाए या फिर गलत नॉलेज आपको ना मिले। तो इसलिए आपको मैं कोशिश करती हूँ कि क्विज़ जो है मुझे टाइपिंग बस करनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा तैयार नहीं होना पड़ेगा और उसको रिकॉर्ड करने के लिए अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा। बस मुझे क्वेश्चन टाइप करना है, आप लोगों तक पहुँचाना है। तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो ये काम मैं आसानी से कर पाऊँगी। आप लोग 11 बजे डेली, ठीक है, सभी लोग अपडेट रहिएगा। आपको कम्युनिटी पोस्ट पे, आपको मेरे चैनल पे जाना है, उसके बाद चैनल के बाद आप कम्युनिटी पोस्ट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको डेली 11 बजे आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे इंग्लिश के। और वहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चंस आ रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे, तो आप मेरा कमेंट चेक कर लीजिएगा, मैं कमेंट वहाँ पे पिन कर दूँगी, अपना सही आंसर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही क्वेश्चन पढ़ा दूँगी, ठीक है। अब देखिए, डीडीयू में तो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन एलएलबी में नहीं आते हैं, लेकिन आपके बीए एलएलबी में रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब रीजनिंग में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी, देखो, अब ज़रूरी नहीं है, यूट्यूब पे बहुत सारी रीजनिंग की वीडियोज़ अवेलेबल हैं। ऐसा मत सोचो कि आपको एलएलबी के लिए ही कोई वीडियोज़ देगा तभी आप पढ़ोगे। बस आप अपना टॉपिक यूट्यूब पे लिख करके डालो, ठीक है, अल्फ़ाबेट से संबंधित जो भी आपके अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग है आप उसको डालो, कोई ना कोई ज़रूर वीडियो निकल करके आएगी। आप उस वीडियो को देखो और सॉर्ट आउट कर लो अपने पॉइंट को, जो भी दिक्कत है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को डालो, जो भी चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है ना, वो चैप्टर उठा करके डालिए। और ज़रूरी नहीं है कि वो एलएलबी से संबंधित है, एसएससी से संबंधित है, क्या है, क्योंकि आपको चीज़ें समझनी है, ठीक है ना, आपको वो चीज़ें समझनी है और वही चीज़ें आपके भी एग्ज़ाम में आएंगी, वही एसएससी के ही एग्ज़ाम में आएंगी, वही सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि सीबीएसई बोर्ड वाला अल्फ़ाबेट को कुछ और पढ़ता है या फिर यूपी बोर्ड वाला कुछ और पढ़ता है, तो सेम वही पैटर्न यहाँ पे भी लागू होता है। इसके बाद सादृश्यता परीक्षण है, वर्गीकरण है, कूटकरण है, और श्रृंखला है, सीरीज है, यानी कि लुप्त संख्याओं को, मिसिंग नंबर्स, और इसके बाद ब्लड रिलेशन है, इसके बाद डायरेक्शन है, और इसके बाद आपका बैठक व्यवस्थीकरण, मतलब पूरा रीजनिंग आपको पढ़ना है। तो आप अगर एसएससी वगैरह का कोचिंग किए हैं तो भी बीए एलएलबी वालों, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जो एलएलबी के लीगल यहाँ पे लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन, रीजनिंग के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको आप यहाँ से कर पाएंगे, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद कहीं कहीं यूनिवर्सिटीज़ में गणित के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और तो वो लोग किस तरीके से अपना तैयार करेंगे वो देख लेंगे कि नंबर सिस्टम, आपका सिंप्लीफिकेशन, एवरेज एंड आपका एज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एंड इसके बाद आपका CISI आता है, उसके बाद वर्क एंड टाइम आता है, समय, दूरी, चाल, क्रमचय, संचय, और ये आपका प्रायिकता। तो ये सारी चीज़ें भी आपको मैथ में पढ़नी पड़ेगी। तो आप अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस देख लीजिएगा, हर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पूछा जाता है। 2 डीडीयू के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, उनके एग्ज़ाम में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन एलएलबी में नहीं आते हैं, लेकिन बीए एलएलबी वालों
आप लोग तैयार रहना। आपके एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाएंगे, तो रीजनिंग को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग पे आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इसके बाद आता है कि अब एग्जैक्ट हम क्या जाने कि देखो DDU की अगर मैं बात करूँ, बाकी यूनिवर्सिटीज़ की नहीं, DDU की अगर बात करूँ तो ओवरऑल ये सिलेबस आपका DDU देता है, तो इसको आप देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके बाद मैं एक पॉइंट पे आती हूँ कि आप लोगों के द्वारा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उसको मैं आपको सॉर्ट आउट करना चाहती हूँ कि क्या चीज़ें हैं आपकी और क्या प्रॉब्लम्स है। जैसे देखिए, अगर अभी तक आपने LLB का फॉर्म नहीं फिल किया, बहुत सारे स्टूडेंट से कमेंट आ रहे थे कि इस यूनिवर्सिटीज़ का DDU यूनिवर्सिटी का फॉर्म लास्ट डेट कब है फिल करने का या फिर क्या है। तो देखो, DDU यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है वो 30 जून है। तो जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है वो आज फिल कर लें, कल कर लें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हो सकता है साइट साथ ना दे और अच्छे से ना चले। तो आज कल में जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, फॉर्म फिल कर लें। मैं दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर की बात कर रही हूँ। इस विश्वविद्यालय का फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट क्या है? 30 जून है, तो आप फॉर्म फिल कर लीजिए। इसके बाद अगर एग्ज़ाम के डेट की बात की जा रही थी, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट क्या है। तो देखिए, एग्ज़ाम डेट चाहे आपके CUET के एग्ज़ाम की बात हुई, DDU के एग्ज़ाम की बात हुई, या फिर आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात हुई, या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात हुई, ये चारों एग्ज़ाम्स आपके बस जान लीजिए कि मतलब एकदम सेम डेट पे नहीं, बस 1-2 दिन के अंतर पे ही होने वाले हैं, और आप लोग को पूरी तरीके से प्रिपेयर होना होगा। 15 जुलाई से लेकर के आपके 15 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त के बीच में, ठीक है ना, यानी कि 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में, पूरे 1 महीने के बीच में ये आपके सारे एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे। तो आपके पास 30 जून तो अब पास में है, मात्र 15 दिन बचे हुए हैं। अपनी तैयारी को और तेज कर दीजिए। जो टॉपिक बचा हुआ है, जो आप नहीं समझ पाए हो, उसको कमेंट में बताइएगा। क्या चीज़ आप नहीं समझ पाए, मैंने तो आपको कोशिश की है हर एक चीज़ समझाने की, बट आपका कौन सा टॉपिक नहीं सही तरीके से तैयार हुआ है, आप वो पूछ लीजिएगा। देखिए, मैं टेलीग्राम पे, आप लोग जुड़ जाए, टेलीग्राम पे मैं पूरी प्लेलिस्ट लगभग 2-3 दिन पर शेयर कर देती हूँ, ताकि जो स्टूडेंट पूरी तरीके से सारी वीडियोस को नहीं देखा है, उस सारी वीडियोस को देख ले। तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कर लिया करिए चैनल पे, और पूरी वीडियोस देख लीजिए, और सभी क्वेश्चंस को नोट करके खुद अपना नोट्स बना लीजिए, क्योंकि अब समय बहुत कम है। अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के स्टडी में थोड़ी सी हेल्प तो ज़रूर करेगी। तो यदि आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।